डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है इटावा से राम नरेश जी ने। राम नरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस कहानी को सुनते हैं राम नरेश जी की ज़ुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम नरेश है और मैं इटावा का रहने वाला हूँ। आज मैं आपके साथ 5 साल पुरानी एक सच्ची घटना शेयर करने वाला हूँ। उस समय मेरे दादाजी की सेहत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी और हमें पता था कि दादाजी का समय आ चुका है। वो ज़्यादातर पलंग पर ही रहते और धीरे धीरे उनकी सेहत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। डॉक्टरों ने भी यही कहा था कि उनके पास समय कम बचा है। इसी कारण लगभग 2 महीने बाद ही उनकी मृत्यु भी हो गई। इसके बाद उसी शाम उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके बाद क्या क्या होता है, लेकिन पिताजी मुझे सब कुछ बता रहे थे। उनकी अस्थियों को बाद में इकट्ठा किया गया और मेरे पिताजी कह रहे थे कि हमें अगले दिन ही हरिद्वार के लिए निकलना है। इससे पहले मैं कभी भी हरिद्वार नहीं गया था और पिताजी मुझे एक एक करके बता रहे थे कि हमें क्या क्या करना चाहिए और हमारे रिवाज क्या होते हैं। मेरे पिताजी ने कहा था कि मृत्यु होने के बाद भी कोई इंसान परिवार से दूर नहीं होता। जैसे ही हम उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करते हैं, उसके बाद वो आत्मा दूसरी दुनिया में जाती है। अभी तक तुम्हारे दादाजी हमसे दूर नहीं गए हैं और वो हमारे आसपास ही हैं। जैसे ही हम इन अस्थियों को गंगा में बहा देंगे, वो भी हमसे दूर चले जाएंगे और उनकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। अगले ही दिन हम हरिद्वार के लिए भी निकल पड़े। हम बस के रास्ते वहां पर जा रहे थे। मेरे पिताजी ने कहा था कि इस कलश को सही जगह पर ही रखना चाहिए और तुम्हारे दादाजी इस समय हमारे साथ हैं, इसलिए अच्छा व्यवहार ही करना। जाते समय उन्हें दुख नहीं होना चाहिए। इसके बाद पिताजी काफ़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। वो उस कलश को एक अलग सीट पर रखते और उन्होंने तो अलग से टिकट भी ली थी। हम 2 ही थे, लेकिन उन्होंने 3 टिकट ली थी। मेरे पिताजी कह रहे थे कि हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम रास्ते में जो भी खाने के लिए लेते, पिताजी उसे ज़्यादा ही लेते और कहते कि हमें दादाजी के लिए भी लेना चाहिए। पूरे रास्ते में पिताजी यही कुछ कर रहे थे और मुझे ये काफ़ी अजीब लग रहा था। दादाजी भी हमेशा कहा करते थे कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए और मैं भी इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। इसलिए पिताजी की ऐसी हरकतें मुझे काफ़ी अजीब सी लग रही थी। लेकिन पिताजी ऐसा करते जा रहे थे और मैं उनसे जैसे ही सवाल करता वो मुझे आंखें दिखाने लगते। ऐसे ही हमारा सफ़र कटता जा रहा था और उसके काफ़ी समय बाद हम एक ढाबे पर पहुँचे। वहाँ पर बस को एक तरफ लगाया गया और हमें उस ढाबे में खाना खाना था। पिताजी भी वहाँ पर ऐसी ही हरकतें करते जा रहे थे। पहले तो उन्होंने खाना एक तरफ मंगवा लिया। मैं पिताजी को कह रहा था इससे फिजूल खर्ची ज़्यादा होगी, लेकिन पिताजी नहीं माने। इसके बाद हमने वो खाना खाया, लेकिन पिताजी ने बाद में 3 गिलास चाय के भी मंगवाए। एक चाय का गिलास मैंने लिया, एक पिताजी ने लिया और उसके बाद एक गिलास मैंने पकड़ रखा था और हम दूर उस ढाबे से एक छोटी सी जगह पर बैठ गए। मेरे पिताजी यहाँ पर ये बता रहे थे कि यहाँ पहले भी वो आ चुके हैं और यहीं बैठकर वो दादाजी के साथ पकौड़े खाया करते थे। हमने एक चाय का गिलास वहीं एक पत्थर पर रख दिया था। उसके बाद हम दोनों बातें किए जा रहे थे। हमारे आसपास कोई नहीं था और दूर दूर तक हमें कोई नज़र नहीं आ रहा था। हम ढाबे से काफ़ी दूर जा चुके थे, लेकिन काफ़ी देर बातें करने के बाद जैसे ही मैंने दादाजी वाला वो भरा हुआ चाय का गिलास देखा, मेरे होश उड़ गए। वो गिलास खाली हो चुका था
किसी ने वो चाय पी ली थी। मुझे समझ नहीं आई, लेकिन पिताजी खुश थे। उन्होंने कहा कि दादाजी को चाय पसंद आई होगी। पहली बार मेरे सामने कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। उसके बाद पिताजी उन ग्लास को लेकर वापस ढाबे की तरफ चलने लगे, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था, इसीलिए वहीं पर बैठा था। मैं देखना चाहता था कि ये चाय किसने पी है। आसपास तो कोई नज़र नहीं आ रहा। ये कैसे हो सकता है? क्या इसमें भी कोई चालाकी हो सकती है? क्या चाय नीचे गिर गई होगी? लेकिन आसपास बिल्कुल भी गीली मिट्टी नहीं थी। बिल्कुल वो चाय नीचे नहीं गिरी थी। किसी ने वो चाय पी ही होगी, लेकिन किसने? क्या ये सच हो सकता है कि दादाजी हमारे साथ ही हैं? मैं ऐसे ही सवाल किए जा रहा था। मुझे आदत है, कभी कभी मैं खुद से ही बातें करता हूँ और मेरी आवाज़ आसपास किसी को सुनाई देती है। इस बार भी मैं कुछ ऐसा ही कर रहा था। मैंने कहा, ये चाय किसने पी होगी? कौन यहाँ पर हो सकता है? तभी पास से एक आवाज़ आई। मैंने पी है। मैं इस आवाज़ को पहचानता था। ये आवाज़ दादाजी की थी और ये पास से ही आई थी। मैं एकदम से घबराकर उठ गया। मुझे लगा कि पिताजी पास में ही होंगे, लेकिन पिताजी वो ग्लास लेकर उस ढाबे में पहुंच चुके थे। वो ढाबा अब काफ़ी दूर नज़र आ रहा था और मुझे भी घबराहट सी होनी शुरू हो गई थी। पास से वो आवाज़ किसकी आई थी? क्या कोई और आसपास था? मैंने फिर से सवाल किया, कौन है? उसके बाद जवाब आया, तुमने पहचाना नहीं? तुम्हारे पास ही तो हूँ, तुम मुझे जानते हो। इस आवाज़ को सुनकर अब मैं डर चुका था। सच में कोई मेरे पास था। पहली बार तो मुझे लगा था कि शायद मुझे भ्रम हुआ होगा, लेकिन ये सच में कोई मुझसे बात कर रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और भागता हुआ उस ढाबे की तरफ गया। मैं तेज़ी से भाग रहा था। वहाँ कड़कती हुई धूप थी जो ऊपर से पड़ रही थी और काफ़ी गर्मी का माहौल था। वहाँ लू चल रही थी, इसलिए हर कोई ढाबे के अंदर पहुँचा हुआ था। बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा था। उस बस के पास ही ना ड्राइवर था ना ही कंडक्टर था। वो भी उस ढाबे में पहुंच चुके थे और मैं वहां से भागे जा रहा था। लेकिन मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, सच में उस पत्थर पर दादाजी बैठे हुए थे। वो धुंधले से नजर आ रहे थे और इस चीज़ ने तो मेरे होश उड़ा दिए। दादाजी की मौत एक दिन पहले हो चुकी थी, तो ये कैसे हो सकता है कि वो उस पत्थर पर बैठे हों? मैं भागता हुआ उस ढाबे के अंदर चला गया और पिताजी को ये बात बताने लगा तो पिताजी मुझ पर ही गुस्सा होने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। दादाजी तुम्हें नुकसान थोड़े ना पहुंचाएंगे। वो तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तुम उन्हें नाराज़ मत करना। जाते वक्त किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो तो तुमसे प्यार करते थे, तुम भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। डरने की बात नहीं है। इसके बाद मैं पीछे देखता रहा, लेकिन मुझे दोबारा दादाजी नजर नहीं आए। उसके बाद मैं उस अस्थियों से थोड़ा दूर ही बैठता रहा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। भले ही वो मेरे दादाजी थे, मैं उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन आज डर का अलग ही माहौल था। मुझे सच में ऐसा महसूस होता रहा जैसे आसपास कोई है, कोई जैसे मेरे कंधे के पास ही सांस लेता। मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस होता। लगभग रात के समय हम हरिद्वार पहुंचे और अब तो डर के मारे मेरा बुरा हाल हो चुका था। मुझे बुखार चढ़ चुका था। पिताजी मुझे समझाते रहे कि मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मैं डरा रहा। उस रात मुझे नींद नहीं आई और अगली सुबह लगभग 6 बजे ही हम उन अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए चल पड़े। सुबह लगभग 6:30 बजे हमने उन अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया और सच में उसके बाद मेरा बुखार भी जैसे अपने आप कम होता गया। मेरा डर भी कम होता जा रहा था। मुझे नहीं पता ये कैसा एहसास था, लेकिन आज मैं किसी मृत इंसान से बात करके आया था और भले ही वो मेरे दादाजी थे, इस एहसास को बयान नहीं किया जा सकता। आज भी मैं उस घटना को याद करके बेहद डर जाता हूँ। उन अस्थियों को प्रवाहित करने से पहले सच में ऐसा एहसास होता है जैसे वो मृत इंसान आपके आसपास ही हो।